चैप्टर 49 कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कंपनीज इन द सेम फील्ड। मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे और इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करेंगे। ये कंपैरिजन एनालिस्ट का रूटीन काम होता है, कोई नई बात नहीं है एनालिस्ट के लिए, हर कोई करता ही है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है अगर मैं इंडस्ट्री से कंपेयर करूँ एज अ होल, या उसी इंडस्ट्री में किसी और कंपनी के साथ अगर मुझे उस कंपनी को कंपेयर करना हो। इससे हमारे सामने वो कंपनीज भी आ जाती हैं जो अंडर वैल्यूड हैं या ओवर वैल्यूड हैं कंपेयर टू इंडस्ट्री, जिससे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये वाली बेच के दूसरे वाली ले लूँ क्या इसी इंडस्ट्री की जो ज़्यादा अंडर वैल्यूड है वो। मतलब तो सबसे पहले रेल रोड कंपनीज का कंपैरिजन की बात करते हैं उधर। पहला है कैपिटलाइजेशन, जिसमें रेशियो ऑफ डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन देखते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक टू टोटल कैपिटलाइजेशन, कॉमन स्टॉक टू टोटल कैपिटलाइजेशन। इससे हमें कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा, कितना डेट है, कितना प्रेफर्ड स्टॉक है, कितना कॉमन स्टॉक है। फिर इनकम अकाउंट है दूसरा, इसमें रेशियो ऑफ मेंटेनेंस टू ग्रॉस रेवेन्यू, फिक्स चार्जेस टू ग्रॉस, ऑपरेटिंग इनकम टू ग्रॉस, प्रेफर्ड डिविडेंड टू ग्रॉस, बैलेंस फॉर कॉमन टू ग्रॉस, ये रेशियोज हैं कुछ जो देखी जाती हैं। फिर तीसरा है कैलकुलेशंस, इसमें नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स चार्जेस अर्नड, ईपीएस फॉर कॉमन, ईपीएस एज परसेंटेज ऑफ करंट मार्केट प्राइस, ग्रॉस रेवेन्यू टू मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक, कुछ ऐसी रेशियोज देखी जाती हैं। फिर है 7 ईयर एवरेज अर्निंग्स, इसमें हम ईपीएस लिखते हैं 7 साल की एवरेज कितनी है, और ईपीएस एज अ परसेंटेज ऑफ करंट मार्केट प्राइस 7 साल का एवरेज कितना है। फिर है पांचवा ट्रेंड फिगर्स, इसमें हम पिछले 7 साल की ईपीएस देखते हैं और उसका क्या ट्रेंड रहा है उन 7 सालों में, कांस्टेंट है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। फिर छठा है डिविडेंड्स, डिविडेंड रेट क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। फिर ऑथर बोलते हैं जो ये एवरेज फिगर्स निकालते हैं हम, इसमें 7 साल ही लेना कोई ज़रूरी नहीं है, आप 8 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो अपनी जजमेंट यूज़ करके, लेकिन थियोरेटिकली वो इतना लंबा ज़रूर होना चाहिए कि एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसे साल भी इंक्लूड कर लो जो बिल्कुल ही आउटलायर्स हैं। जैसे 1939 में 6 साल की एवरेज ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू 7 साल की एवरेज, क्योंकि 7 साल की एवरेज में 1933 भी आ जाएगा जो कि हम नहीं चाहते, जो कि बहुत ही एक अनयूजुअल पीरियड था। और फिर ये भी ज़रूर देखें रेशियो से कि क्या कंपनी स्पेकुलेटिवली कैपिटलाइज्ड है या कंजर्वेटिवली कैपिटलाइज्ड है। स्पेकुलेटिवली कैपिटलाइज कब होगी, जब उसकी जो रेशियो ऑफ फिक्स चार्जेस टू ग्रॉस रेवेन्यू है वो काफ़ी हाई होगी, और जो उसकी रेशियो कॉमन स्टॉक टू ग्रॉस रेवेन्यू है वो काफ़ी लो होगी। मतलब कर्जा ज़्यादा है और कॉमन स्टॉक कम है। और फिर ऑथर ये भी बोलते हैं कि जो स्पेकुलेटिवली कैपिटलाइज्ड है और कंजर्वेटिवली कैपिटलाइज्ड है उनका आपस में कंपैरिजन करना केले को आम से कंपेयर करना है, चाहे वो सेम फील्ड में भी क्यों ना हो कंपनीज, क्योंकि बेहतर कंडीशंस को और बेकार कंडीशंस को दोनों कंपनीज अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। फिर पब्लिक यूटिलिटी के कंपैरिजन की बात करते हैं उधर, इसमें भी सेम रेशियोज हैं जो रेल रोड्स के लिए हैं, बस कुछ एक चेंजेस है जो वो बताते हैं। जैसे फिक्स चार्जेस जो हैं उनमें सब्सिडरी की प्रेफर्ड डिविडेंड भी इंक्लूड करने हैं, और जो डेट है उसमें फंडेड डेट और सब्सिडरी प्रेफर्ड स्टॉक भी इंक्लूड करना है, और जो रेशियो ऑफ मेंटेनेंस टू ग्रॉस रेवेन्यू थी उसको चेंज करके डेप्रिसिएशन टू ग्रॉस रेवेन्यू करना है, और कुछ और माइनर चेंजेस बताते हैं उधर। फिर आ जाओ इंडस्ट्रियल कंपैरिजन पे फॉर कंपनीज इन द सेम फील्ड और सेम इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। पहला कैपिटलाइजेशन, वो सेम ही है, कितना डेट है, टोटल कैपिटलाइजेशन का कितना प्रेफर्ड स्टॉक है, कितना कॉमन स्टॉक है। फिर दूसरा इनकम अकाउंट, इसमें ग्रॉस सेल्स कितनी है, डेप्रिसिएशन कितनी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना है, बॉन्ड इंटरेस्ट कितना है, प्रेफर्ड डिविडेंड कितना है, बैलेंस फॉर कॉमन कितना है। फिर प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं, यानी कि ईबिट टू ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, ईबिट टू टोटल कैपिटलाइजेशन कितना है। फिर कैलकुलेशंस की बात करते हैं उधर, इसमें नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट चार्जेस अर्नड होगा, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट चार्जेस प्लस प्रेफर्ड डिविडेंड अर्नड होगा, ईपीएस होगा, ईपीएस एज परसेंटेज ऑफ करंट मार्केट प्राइस होगा, ग्रॉस रेवेन्यू टू मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक होगा। फिर 7 ईयर एवरेज फिगर्स हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट चार्जेस अर्नड होगा, ईपीएस होगा, ईपीएस एज अ परसेंटेज ऑफ करंट मार्केट प्राइस होगा। ट्रेंड फिगर में ईपीएस होगी पिछले 7 सालों की, डिविडेंड्स में वही डिविडेंड रेट और डिविडेंड यील्ड होगा कॉमन स्टॉक पे। फिर बैलेंस शीट फिगर्स हैं, इसमें कैश एसेट्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, टोटल करंट एसेट्स, टोटल करंट लाइबिलिटीज़, नेट करंट एसेट्स, नोट्स पेबल जिसमें बिल्स पेबल और बैंक लोन्स होंगे, करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटीज़ की रेशो जिसे करंट रेशो भी बोलते हैं, इन्वेंट्री टू सेल्स रेशो, रिसीवेबल टू सेल्स रेशो, नेट टेंजिबल एसेट्स टू टोटल कैपिटलाइजेशन, कैश एसेट वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन, net current asset value per share of common, net tangible asset value per share of common।
फिर सप्लीमेंट्री डेटा कुछ जैसे कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, रिसीट्स पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट, टोटल कैपिटलाइजेशन पर यूनिट, कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन पर यूनिट। ये पर यूनिट भी हो सकता है और पर केजी भी हो सकता है या पर टन भी हो सकता है। ऐसी नंबर ऑफ स्टोर्स ऑपरेटेड, सेल्स पर स्टोर, प्रॉफिट पर स्टोर कितना है और रिजर्व्स कितने हैं, लाइफ ऑफ माइन एट करंट रेट ऑफ प्रोडक्शन और एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंपनीज की हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये सारे लाइन आइटम्स 10-12 कंपनीज जो इंडस्ट्री में है उनके आप एक टेबल बना लोगे, उससे कंपेयर करोगे एक दूसरे के साथ और इंडस्ट्री एज अ होल के साथ एवरेज लेके उसकी कि कौन अंडर वैल्यूड लग रहा है, कौन ओवर वैल्यूड लग रहा है। फिर ऑथर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोलूँगा, आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, कि ये जो आपने कंपैरेटिव टेबल बना लिया है इससे जो कंक्लूजन आएंगी उनको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है आंखें बंद करके, बल्कि आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे भी ध्यान देना है। अगर उस कंपैरेटिव टेबल से हमें पता चल रहा है कि कोई कंपनी काफ़ी कम प्राइस पे ट्रेड हो रही है कंपेयर टू कोई दूसरी कंपनी इन द सेम फील्ड, तो उसके कोई जेन्युइन रीज़न भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि वो अंडर वैल्यूड ही है। जैसे कि रीजंस हो सकते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है या फिर जो कंपनी की आउटलुक है फ्यूचर की वो काफ़ी पुअर है। अभी मैंने ये क्यों बोला है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पीई रेशियो देखते होंगे, पीबी रेशियो देखते होंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते होंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते होंगे, ईबिट मार्जिन देखते होंगे। आप फिर वो खरीद लेते होंगे आंखें बंद करके, क्योंकि आपने सिर्फ क्वांटिटेटिव नंबर देखे, आपने सिर्फ नंबर के बेस पे आप कंपनी खरीद लेते हैं। मैंने भी किया हुआ है ये पास्ट में, लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी आपकी तरफ से। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है भाई मेरे, वो एक बिजनेस है। उस बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्यों है उसका कम, वो रीज़न फाइंड आउट करो ना। सिर्फ नंबर्स के बेस पे डिसीजन लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो वही ऑथर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। फिर ऑथर होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी पे बात करते हैं। मतलब हमें ये पता करना है कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसमें जो कंपनीज़ हैं फ्यूचर डेवलपमेंट्स का उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या वो सारी कंपनीज सिमिलरली अफेक्ट होंगी उससे या डिसिमिलरली अफेक्ट होंगी। अगर उस इंडस्ट्री की सब कंपनीज सिमिलरली अफेक्ट होंगी तो हमें ज़्यादा वेट देना है पास्ट में जो उन कंपनीज की रिलेटिव परफॉर्मेंस थी। यानी कि जो हम ये टेबल बना रहे हैं इसको हम ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं और इस तरह का जो भी इंडस्ट्रियल ग्रुप होगा उसको होमोजीनियस बोलेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल कंपनीज हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी फ्यूचर डेवलपमेंट्स को, तो जो रिलेटिव कंपैरिजन टेबल हमने बनाया है वो इतना रिलायबल नहीं है और ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल देते हैं ऑथर होमोजीनियस ग्रुप्स के, रेल रोड कंपनीज, लाइट हीट और पावर यूटिलिटी कंपनीज, जो कंपनीज रॉ मटेरियल बनाती हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाती हैं जैसे कि शुगर, कोल, मेटल, स्टील प्रोडक्ट, सीमेंट, कॉटन प्रिंट क्लॉथ, लार्ज ऑयल कंपनीज और लार्ज बेकिंग, डेयरी एंड पैकिंग कंपनीज। ऐसे ही हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो एक एडवर्टाइज्ड ट्रेडमार्क के अंडर बेचे जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में ये अपने कॉम्पिटिटर के एक्सपेंस पे बेनिफिट करते हैं। मतलब इनको फ़ायदा होगा तो कॉम्पिटिटर को नुकसान हो रहा होगा। एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल कंपनीज, प्रोप्राइटरी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, शूज़। इसमें ब्रांड की वैल्यू होती है। अगर आप ऑटोमोबाइल ले रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर ब्रांड को वैल्यू देते हैं ज़्यादा। ऐसे ही आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर कंपनी की ही सिगरेट प्रेफर करते हैं। एनालिस्ट को सतर्क रहना चाहिए जब भी वो हेटेरोजीनियस ग्रुप वाली कंपनीज के साथ डील करता है। स्टैटिस्टिकल जो एग्जिबिट है, जो उसने वो कंपैरिजन वाला टेबल बनाया उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इस केस में। एक जनरल रूल याद रख लो कि जितनी कम होमोजीनियस होगा ग्रुप, यानी कि जितना ज़्यादा हेटेरोजीनियस होगा ग्रुप, उतनी ज़्यादा टेंशन आपको देनी पड़ेगी क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे कंपैरिजन करते हुए और अपना डिसीजन लेते हुए। अंधे होके स्टैटिस्टिकल एग्जिबिट पे या क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे नहीं डिपेंड किया जा सकता, नंबर्स पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न जानना पड़ेगा, क्यों है ये नंबर ऐसा, क्यों उससे कम है ये नंबर, और क्या मुझे स्विच करना चाहिए आपस में इन कंपनीज़ को। अगर मेरे पास ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक है और मुझे स्टैटिस्टिकल एग्जिबिट देख के लग रहा है कि दूसरी कंपनी से बेहतर है, तो क्या मैं जिस कंपनी में मेरी होल्डिंग है उसको बेच के ज़्यादा अंडर वैल्यूड वाली कंपनी में स्विच मार लूँ। एक्सचेंज मारने के लिए एक आर्बिट्रेरी रूल ऑथर बताते हैं कि कम से कम 50% ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए आपका एक्सचेंज मार के, तभी एक्सचेंज मारना वर्थ इट है, नहीं तो बेफिजूल के ट्रेडिंग कॉस्ट और टैक्सेस एक्यूमुलेट कर रहे हो आप। इस चैप्टर में इतना ही, धन्यवाद।